नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसी खबरें, ऐसे बिजनेस आर्टिकल्स जो आपके इनकम को, आपके खर्चे को, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको नई-नई बातें बताता है। तो यहाँ पे अलग-अलग न्यूज़ होगा, डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे इंडिया के बारे में हो, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, इंटरनेशनल हो। हर वो चीज़ जो आपके पॉकेट पे असर डालती है, उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कोई भी ऐसा खबर, कोई भी ऐसा इवेंट पूरी दुनिया में हो रहा है जो मुझे, मेरे लेट्स से फाइनेंशियल प्लानिंग को अफ़ेक्ट कर सकता है, मेरे जॉब को अफ़ेक्ट कर सकता है, मुझे बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में मुझे पता हो, रादर देन जो बाकी न्यूज़ चल रहे हैं, वो इतने रेलेवेंट नहीं है जितना ये है मेरे लिए रेलेवेंट। तो ये सोच करके हम एनालाइज़ करेंगे कॉज़ को और इफ़ेक्ट को इन सारे इवेंट्स के। शुरुआत करता हूँ मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद है, तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पे भी लाइक ड्रॉप कर दीजिए अगर ऐसी वीडियोज़ आप चाहते हैं कि आपके फीड में और ज़्यादा आएँ। शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। फॉरेन फंड्स फायर एट द मार्केट्स। हमने देखा 2 पिछले सॉरी, पिछला जो 1 हफ्ता गया है, स्पेसिफिकली मैं 1 हफ्ते की बात करूँगा, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स गए हैं। सेंसेक्स आप देख सकते हो 4.5% ऊपर है। निफ्टी यहाँ पे वीक ऑन वीक अगर आप देखोगे 9.5% का चेंज है यहाँ पे। तो काफ़ी, मतलब वीक ऑन वीक बेसिस पे बहुत बढ़िया चेंज आया है यहाँ पे हमारे इंडिसेस में। स्मॉल कैप, मिड कैप की बात करो आप, चाहे किसी की भी बात करो। रुपया काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है, रुपया काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, ये जानते हैं हम कि इंडिसेस पुट अप बेस्ट वीकली शो इन ईयर्स। तो इक्विटी बेंचमार्क जो इंडिसेस है हमारे, वो बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्म किए हैं इस हफ्ते स्पेसिफिकली। काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, काफ़ी तेज़ मोमेंटम रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बार्गेन हंटिंग कहा जा रहा है कि बार्गेन हंटिंग हुआ है। बार्गेन हंटिंग का मतलब ऐसे शेयर्स ढूँढे गए जिनकी पीई कम है, जो ऐसा लग रहा है बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है इस दांव पर, और उनमें अच्छा खासा अमाउंट का इन्फ्लो आया है। ठीक है? यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने एक रिवर्सल दिखाया है अपने ट्रेंड में और बाय करना शुरू किया है भारतीय बाज़ार में, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। अगर आप देखोगे ओवरऑल तो सेंसेक्स का ये बेस्ट वीकली परफॉर्मेंस रहा है जुलाई 22 2022 से, और निफ्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है फरवरी 5 2021 से। दोनों जो गेन्स हैं यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस की, अगर मैं बात करूँ निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100, इन दोनों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 7.5 ऑलमोस्ट 7.7% और 8.6% की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ऑफ कोर्स जब प्राइसेस परसेंटेज इंक्रीज होगा तो मार्केट कैप भी इंक्रीज हो रहा है उसके साथ ही। क्या रीज़न है? सबसे पहले तो बार्गेन बाइंग। मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत सस्ती है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो ले लो, भले काम है नहीं है, आगे के लिए ले लो अभी से। तो एफपीआईज़ ने यहाँ पे काफ़ी बार्गेन बाइंग की है। 3,240 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इन्होंने इक्विटीज़ बाय किया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से 3,136 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो फर्दर काफ़ी और बूस्ट हुआ है, क्योंकि सिग्नल्स रहा है यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा कि इस साल 2 रेट कट्स आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आएँगे 2025 में, और इस आउटलुक की वज़ह से काफ़ी सारे जो कंसर्न्स थे इन्फ्लेशन को लेकर के, वो अब जा चुके हैं। जेरोम पावेल का कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद यूएस में इन्फ्लेशन ज़रूर आएगा। जी, इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन ये ट्रांज़िटरी होगा, आ करके ये ठंडा हो जाएगा, हमें लगता है हमेशा के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। तो यही रीज़न है जिसकी वज़ह से मार्केट में काफ़ी बुoyancy आई, काफ़ी पॉज़िटिविटी आई इस खबर को सुन कर के। इंडिया का जो कोल आउटपुट है, ये अगला आर्टिकल है। इंडिया का कोल आउटपुट क्रॉस कर चुका है बिलियन टन 2024-25 में। तो मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इन्वेस्ट करते होंगे पावर सेक्टर में स्पेसिफिकली, मुझे लगता है। पावर सेक्टर पे लोग काफ़ी बुलिश भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कितना बड़ा माइलस्टोन है ये इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। यहाँ पे 1 बिलियन टन का हमने माइलस्टोन अचीव किया थर्सडे को। 1.03 बिलियन टन का हमने आउटपुट अचीव किया है। 5.5% की ऑलमोस्ट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। जो लैंडमार्क आया है, क्योंकि ये लैंडमार्क ग्रोथ इसलिए भी आया है क्योंकि आप देखोगे तो इस बार बहुत ही बड़ा पावर कंजम्पशन एक्सपेक्टेड है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड पावर कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, क्योंकि गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है इस बार। तो इसी के हिसाब से कोल प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1.3% का राइज़ आया है कोल इंडिया के आउटपुट में, और यहाँ पे लार्ज बेस भी रहा है अलॉन्ग विद सब्सटैंटिव 29% ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी लेडन सेडिमेंट्री रॉक। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट किया है 0.75 बिलियन टन टू द कोल किटी सो फार दिस ईयर, और प्राइवेट माइंस ने प्रोड्यूस किया है 0.18 बिलियन टन। तो मैक्सिमम जो आउटपुट है आप देखिए वो कौन क्रिएट करता है इंडिया में कोल का? कोल इंडिया। और बाकी जो थोड़ा बहुत है वो बाकी रेस्ट ऑफ जो आउटपुट है वो आता है प्राइवेट सेक्टर से। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो गैप वाइडन्स अमिड टाइटन लिक्विडिटी।
क्रेडिट डिपॉज़िट रेशियो मैंने आपको बताया था कि बैंक में हम लोग पैसा डिपॉज़िट करते हैं, उसी डिपॉज़िट से बैंक्स क्या करती है लोन देती है, हम ही लोग को। तो इसमें अगर बैंक लोन दे रही है ₹100 का, तो ₹100 का डिपॉज़िट भी तो आना चाहिए, नहीं तो बैंक को फिर कहीं और से पैसा लेना पड़ेगा, बहुत ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंकिंग क्रेडिट इकोनॉमी में जो लोन है वो 11.1% की रफ्तार से बढ़ा है। मतलब 11.1% की ग्रोथ आई है लोन्स में। बैंक्स काफ़ी अच्छे लोन दे रही है इस टाइम पे, ठीक है? लेकिन बहुत अग्रेसिव भी नहीं है। और अग्रेसिव ना होने का रीज़न क्या है कि आप अग्रेसिव तभी होगे जब आपको डिपॉज़िट्स भी मिल रहे होंगे, राइट? इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स आप क्रेडिट देना चाहोगे मार्केट में लिक्विडिटी की अगर रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डिपॉजिट्स ग्रो किए हैं कितना 10.2% से। ड्यूरिंग द सेम पीरियड तो यहाँ पे गैप है कितना 90 बेसिस पॉइंट्स का 0.9% का अकॉर्डिंग टू आरबीआई। अब एब्सोल्यूट बेसिस पे देखोगे तो डिपॉजिट बढ़े हैं 2.25 ट्रिलियन रुपीस से और क्रेडिट बढ़ा है कितना 1.38 ट्रिलियन रुपीस। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें गैप देखने को मिल रहा है, राइट? क्रेडिट और डिपॉजिट में काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट आई है देखने को और क्रेडिट में उससे कम ही आई है इंक्रीमेंट व्हिच इज़ नॉट बैड। तो लिक्विडिटी टाइट है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन प्रेशर में है क्योंकि बैंक्स अभी भी एग्रेसिव लेंडिंग नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत सारे लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, वो फोकस कर रहे हैं कि यार मेरा ना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो पहले एक बार कम हो जाए, उसके बाद मैं देखूँगा कि आगे मुझे कितना लोन देना है, कितना नहीं देना। ठीक है? जो पेस ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन है, वो इंक्रीज़ हो सकता है कमिंग मंथ्स में, जहाँ पे आरबीआई डेफर कर रही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोज्ड चेंजेस। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रेमवर्क को चेंज किया जा रहा है, ठीक है? रोल बैक किया जा रहा है, कुछ इंक्रीज़ रिस्क वेटेज थे एनबीएफसीज़ में। तो आप जानते हो कि कुछ ऐसे एनबीएफसीज़ वगैरह थे जहाँ पे रूल्स ये आए थे कि रिस्क वेटेज बढ़ जाएँगे अनसिक्योर्ड लोन्स पे स्पेसिफिकली जो लोन्स जहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं मिलता, तो वहाँ पे आपको आप कम दे पाओगे लोन बेसिकली। बट अब ये रूल्स अब रोल बैक करने वाली है आरबीआई क्योंकि अब थोड़ा आप देखोगे स्टेटस तो पहले से इम्प्रूव लग रहा है। हेल्दी है, बैलेंस शीट्स लग रही है पहले से और एडिशनली आरबीआई का जो रेट कट है वो ट्रांसलेट होगा इनटू अ लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स तो हमारे ब्याज दर जो हमारे लोन पे होम लोन, एजुकेशन लोन सब पे ये घटेंगे, क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगा, इकोनॉमी में फर्दर बूस्ट भी मिलेगा। तो बैंक्स जो होता है बैकबोन होता है इकोनॉमी का। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हमेशा पैसे से होती है और पैसा कौन देता है इकोनॉमी में? बैंक्स। पैसा लेंड करते हैं, किस इंटरेस्ट पे करते हैं, किस दाम पे, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है। In FMCG, investors should wait for correct valuations or demand to recover. जो बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स है, उसने अंडर परफॉर्म किया है बेंचमार्क सेंसेक्स को। यहाँ पे 10% ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है? फरवरी 1 से और सेंसेक्स ड्रॉप हुआ है 2%। तो एफएमसीजी जैसे आईटीसी और नेस्ले और हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, डाबर ये क्यों लगातार गिर रहा है? 10% गिर गया जबकि सेंसेक्स 2% गिरा है। उसके कुछ रीज़न्स बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि एक तो डिमांड कम है उनके प्रोडक्ट्स की और इन्फ्लेशन ट्रेंड ज़्यादा है, मतलब महँगाई ज़्यादा है। तो मतलब एक तो उनका सामान क्या है, उनको और महँगा पड़ रहा है बनाना। और दूसरा वो महँगा सामान बना तो रहा है लेकिन वो बिक भी नहीं रहा है, कम बिक रहा है। और जो वीकनेस है अर्बन कंज़म्पशन में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे ना कहाँ नहीं बिक रहा है सामान, गाँव में बिक रहा है, लेकिन शहरों में बेचने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। रूरल ग्रोथ स्टेबल है लेकिन एक्सेलरेट नहीं हो रहा, बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रहा लेकिन ग्रोथ स्टेबल है रूरल एरियाज़ में मतलब गाँव देहात के एरियाज़ में और ये कंट्रीब्यूट करेगा टू अराउंड 1/3 ऑफ सेल्स 33% सेल्स आएगी कहाँ से? रूरल एरियाज़ से। इन्फ्लेशन कहाँ-कहाँ है? महँगाई इधर बढ़ रही है पाम ऑयल में, चाय में, कॉफ़ी में और इसकी वजह से मार्जिन्स इनके घटेंगे। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर और एचयूएल यहाँ पे इन ये 3 ऐसी कंपनीज़ हैं जो प्रेशर फेस करेंगी क्योंकि पाम ऑयल के दाम बढ़ रहा है और कॉफ़ी और टी के दाम भी बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे एफएमसीजी प्लेयर्स इन्होंने एक स्लगिश परफॉर्मेंस पोस्ट किया क्योंकि अर्बन डिमांड वीक रहा, ठीक है? विंटर पोर्टफोलियो में लोअर अपटेक रहा है और हाई पाम ऑयल प्राइसेज़ भी इन्हें परेशान कर रहे हैं और पाम ऑयल प्राइसेज़ बढ़ते हैं क्योंकि इंटरनेशनली इंपोर्ट भी करते हैं हम लोग और रुपया और गिर जाता है तो और महँगे पड़ते हैं इन्हें। तो ये काइंड ऑफ एक सीरियस इनके लिए प्रॉब्लम रहा है पिछले कुछ महीनों में जो रुपया भी गिर रहा है और पाम ऑयल के दाम वैसे भी बढ़ रहा है, ठीक है? तो जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं वो sluggish रहे हैं, इमर्जिंग चैनल्स अभी भी ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। इन्वेंटरी प्रेशर थोड़ा ईज़ हुआ है। तो डिमांड ट्रेंड्स इंप्रूव होगा ग्रेजुअली क्योंकि इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं इंडिविजुअल्स को, इंटरेस्ट रेट कट्स भी आ रहा है, मैक्रो रिकवरी आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि लो से मिड सिंगल डिजिट तक तो ग्रोथ रहेगा। वॉल्यूम की अगर बात करें एफएमसीजी सेक्टर के लिए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं कि चीज़ आ सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है एज़ पर द आर्टिकल। तो मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस आर्टिकल का ये कहना है, मैं उसी को आपको रीइटरेट कर रहा हूँ कि ये करेक्ट वैल्यूएशंस का वेट करना चाहिए, आर्टिकल कह रहा है एफएमसीजी सेक्टर के लिए और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करने चाहिए उसमें। कि रीज़न्स बताए जा रहे हैं क्योंकि उनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है अभी कि बहुत ज़्यादा पिकअप करेगा। डिमांड पिकअप भी होगा बट वो
देखना होगा कि इनकम टैक्स का क्या असर आता है उसपे। साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है पाम ऑयल प्राइसेज़ में स्पेसिफिकली और टी और कॉफ़ी में, ये इंटरनेशनल है। इंडिया से रिलेशन इसका नहीं है। तो ये इंटरनेशनली जब इनके प्राइसेज़ कूल ऑफ होने शुरू होंगे, तभी हमें कुछ यहाँ पे राहत देखने को मिलेगी। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वज़ह से एफएमसीजी सेक्टर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, तो जहाँ निफ्टी और सेंसेक्स 2% गिर रहा है, तो ये 10% गिर जा रहा है। और जब निफ्टी और सेंसेक्स में रिकवरी आ रही है, तो एफएमसीजी सेक्टर में कोई खास रिकवरी हमें देखने को मिल ही नहीं रही। तो ध्यान रखना है इस सेक्टर का ज़रूर। आते हैं अगले आर्टिकल पे, टेम्प्टिंग समर फॉर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स किसको बोलते हैं हम लोग? जो लोग गिग इकोनॉमी, कई लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन जो ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर इनमें जो लोग काम कर रहे हैं रैपिडो में, ये गिग वर्कर्स हैं। ये परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं है, ठीक है? ये एज़ अ बिज़नेस पार्टनर की तरह एक तरीके से इनको पोज़ीशन देते हैं। तो बेसिकली आज गिग वर्कर ये होता है, आज आपने काम किया, आज आपको पैसे मिल गए। आपने कल नहीं किया तो आपको नहीं मिले, ठीक है? तो आप गिग्स यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है? आपको कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। कोई प्रॉपर इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं मिलता है आपके एम्प्लॉयर से यूजुअली, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर नहीं होता। आप गिग्स कर रहे हो तो आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो। तो बैंगलोर में अगर आप देखोगे, बेंगलुरु में सीज़नल डिमांड होगा मैन पावर के लिए। ये एक्सपेक्टेड है कि ये नया हाई बनाएगा इस समर। इस समर नया रिकॉर्ड बन सकता है। किस चीज़ के लिए? मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए। स्टाफिंग फर्म्स हैं जैसे कि क्वेस और सीआईएल एचआर सर्विसेज, टीम लीज सर्विसेज, मैन पावर ग्रुप, इन्होंने कहा है कि जो डिमांड है टेम्परेरी वर्कर्स का, ये लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो सेक्टर है जैसे कि क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी, एफएमसीजी, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिमांड अच्छी खासी बढ़ सकती है गिग वर्कर्स की। और ये जो फर्म्स अलोंग विद अदर्स लाइक रैंडस्टाड आर एक्सपेक्टिंग द इंडस्ट्री टू ग्रो बाय 10 टू 20%, 10 से 20% इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है समर 2025 में ओवर द लास्ट ईयर, और इंडिविजुअल कंपनी लेवल्स पे भी बिटवीन 10% से 65%। तो जहाँ पे जो वेदर ऑफिस है इश्यू कर रहा है हीट वेव अलर्ट्स बहुत सारे रीजन्स के लिए, जो डिमांड है एसी के लिए और रेफ्रिजरेटर सपोर्ट सर्विस के लिए, ये एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। ये तो मुझे भी लगता है पर्सनल लेवल पे। जिस हिसाब से एसी और रेफ्रिजरेटर आप देखोगे, तो मुझे लगता है मार्च से ही काफ़ी अच्छा ग्रोथ इन्होंने पिकअप कर लिया होगा। इस बार जो डेटा आएगा मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी बढ़िया हो सकता है इन सब के लिए। जो जून क्वार्टर है एक्सपेक्टेड है कि डिमांड देखेगा फॉर मोर देन 1 लाख टेम्परेरी गिग वर्कर्स फॉर समर स्पेसिफिक रोल्स अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स। तो ओवरऑल जो हायरिंग रहेगी इस सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड है कि 35,000 से 40,000 के बीच रहेगी मार्च और जून में। ये कहना है आदित्य नारायण मिश्रा का, जो सीईओ है सीआईएल एचआर के। तो समर इस बार कुछ नया मैं कहूँगा बूस्ट लेकर आ रहा है स्पेसिफिकली गिग इकोनॉमी के लिए, गिग वर्कर्स के लिए। एंड ये काफ़ी अच्छी बात भी है। हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा बूस्ट देगा हमारे एम्प्लॉयमेंट डेटा को। इंडिया यूएस इन टॉक्स टू सेटल टैरिफ रिलेटेड इश्यूज एमईए। इंडिया और यूएस ये एंगेज हैं डिस्कशंस में, जहां पर ये रिजॉल्व करेंगे टैरिफ रिलेटेड इश्यूज विद बोथ नेशंस वर्किंग टॉवर्ड्स द फ्रेमवर्क फॉर अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूएस डिस्कशंस कर रहे हैं जहां पे जो भी हमारे टैक्स और टैरिफ रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉर्ट किए जा रहे हैं। बायलैटरल ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ये कहना है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का। तो इनका कहना है कि ये एम्फसाइज़ करना चाहेंगे कि इंडिया और यूएस दोनों डिस्कस कर रहे हैं इस मैटर को। एंड क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा-सा समय लिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, उन्होंने शायद 1 या 3 अप्रैल तक का टाइम लिया है, जहाँ पे ये फिर से फ्रेश ये मैं कहूँगा कि इम्पोर्ट टैरिफ्स अनाउंस करने वाले हैं अलग-अलग कंट्रीज़ पे, चाहे मेक्सिको की बात करूँ, कनाडा की या चाइना की या इंडिया की। और यूरोपियन यूनियन पे भी उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इंडिया पहले ही कुछ चाहे तो फॉर्मल नहीं तो एक इनफॉर्मल ही एग्रीमेंट कर ले कि ठीक है हम लोग साइन कर लेंगे कुछ महीनों में, तो जो टैरिफ्स लग रहे हैं वो इंडिया पर ना लगे, कोई अनसर्टेनिटी ना क्रिएट हो। तो ये हमारा गोल है। इंडिया चाह रहा है कि जो अप्रैल का जो डेडलाइन है ना हमारे पास, उससे पहले हम लोग सारे डिस्कशंस कर लें, और इससे मैं कहूँगा जो लिस्ट है, जो कंट्रीज़ इस पे टैरिफ लगने वाले हैं, उस लिस्ट से अपने आप को हम पहले ही बाहर कर लें। दोनों कंट्रीज़ नेगोशिएट कर रही है। म्यूचुअल बेनिफिशियल और मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे होगा ये। ऐसा एग्रीमेंट जो दोनों को बेनिफिट दे। यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड जो है वो टोटल कितना $190 बिलियन का है। एंड इंडिया जो है, इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यूएस को $83 बिलियन का रहा है और इंपोर्ट्स रहे हैं $40 बिलियन के। तो एक ट्रेड डेफिसिट है, गैप है फेवर में किसके? इंडिया के। इंडिया एक्सपोर्ट करता है इंजीनियरिंग गुड्स $17 बिलियन के यूएस को, और जो दूसरे मेजर गुड्स हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स $10 बिलियन का, फिर हो गया जेम्स एंड ज्वेलरीज $10 बिलियन का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट $6 बिलियन का, टेक्सटाइल्स ऑलमोस्ट $5 बिलियन का, और मरीन प्रोडक्ट्स $2.5 बिलियन का। तो इंडिया का काफी अच्छा बिजनेस है यूएस के साथ, काफी फेवर में है हमारे। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस करनी
होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।